वेलकम टू एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर। उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर के लिए दोस्त डेली हमारे चैनल पर आपको क्लास दी जा रही है, प्लस टॉपिक वाइज भी क्लास दी जा रही है, जो कि प्लेलिस्ट बना दिया गया। अगर आप अभी नए हैं चैनल पर तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो देख सकते हो। प्लस डेली प्रैक्टिस सेट आपको रीजनिंग, मैथ और प्लस जीके और साइंस, हिंदी का सभी का प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। सभी का अलग अलग दोस्त प्लेलिस्ट बना दिया गया, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और इन सभी का पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जा रहा है, जिसमें लगभग 5700 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं। आप जाकर वहां से भी इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं वही प्रश्न चुन चुन कर लेकर आता हूं जो आपके पेपर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। इसमें असिस्टेंट ऑपरेटर में, हेड ऑपरेटर में जो कि कम से कम 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आने वाले हैं, और मैं टॉप 100 प्रश्न वही लेकर आया हूँ जो बार बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। तो दोस्त, आप इस पूरी वीडियो को देखिए और आप बताइए कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा और कैसे मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किए। ये क्वेश्चन आपके लोगों के लिए एक रामबाण है दोस्त। अगर आप इन 100 प्रश्न को सॉल्व कर ले रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपका इसी वीडियो से फंसने वाला है। तब आप लोग लास्ट तक बस आप बने रहिएगा। और आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्त, इस वीडियो को अभी के अभी स्टार्ट करने से पहले लाइक कर दें। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? आवाज़ की माप का मात्रक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, होगा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, डेसिबल। आवाज़ की माप का मात्रक है डेसिबल, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है ये पेपर में। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। कौन सा यूरोपीय देश 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था? इसका उत्तर आपको देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वह होगा फिनलैंड, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, पूरे विश्व का सबसे खुशहाल देश कौन सा है, तो वह फिनलैंड भी आएगा। अगला प्रश्न आपके सॉरी मित्र, अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। पारसेक किसकी मापक इकाई है? पारसेक किसकी मापक इकाई है? खगोलीय दूरी, दूसरा ऑप्शन है तारों की सघनता, तीसरा है खगोलीय पिंडों की चमक, चौथा है आपके सामने विशाल निकाय तारों का कक्षीय वेग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? विशालकाय तारों के कक्षीय वेग। तो जो पारसेक होती है वह खगोलीय दूरी की मापन इकाई होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? डेसिबल, हर्ट्ज, और तीसरा ऑप्शन आपके सामने है कैंडेला की मैक। तो दोस्तों बता दूं, डेसिबल भी जुड़ा है ध्वनि से, हर्ट्ज भी जुड़ा है और मैक भी, ये तीनों ध्वनि से जुड़े हैं, लेकिन कैंडेला नहीं जुड़ा है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? इसका उत्तर आपको देना है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? वेबर, फैराडे, टेस्ला, हेनरी टेस्ला। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा वेबर, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वही प्रश्न इसमें है जो बार बार कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है? इसका उत्तर देना है मीटर प्रति सेकंड घन, या मीटर सेकंड, या मीटर प्रति सेकंड वर्ग, या मीटर प्रति सेकंड। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह होगा ऑप्शन नंबर ये, मीटर प्रति सेकंड घन। भौतिक मात्रा की जर्क का जो इकाई है मीटर प्रति सेकंड घन है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा, फैराडे, वेबर, हेनरी या टेस्ला। तो जो इसका करेक्ट आंसर बनेगा मेरे भाई वह बनेगा हेनरी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई जो है वह हेनरी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर या जूल प्रति मीटर, या अगला ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर देना है केल्विन प्रति मीटर या एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्त वो आपको बता दूं, वह होगा जो होगा एम्पियर प्रति मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। ये तो आप लोग देख चुके हैं कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की जो इकाई है वह क्या है, घनत्व की यहाँ पे पूछा गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर टेस्ला हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, टेस्ला किसका इकाई है, फिर से पूछा गया है। चुंबकीय फ्लक्स, द्विध्रुवाधूर्ण की चुंबकीय प्रेरण की चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, चुंबकीय क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? इसका उत्तर आपको देना है अर्ग, न्यूटन, जूल की पास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर आपको पता होगा पास्कल है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। और दोस्त बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वही प्रश्न इसमें है दोस्त जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा प्रतिबल का इकाई क्या है? भौतिक मात्रा प्रतिबल का इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी, पास्कल। इसका करेक्ट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। भौतिक मात्रा धारिता, भौतिक मात्रा धारिता की इकाई क्या है? फैराडे, वेबर, टेस्ला या ओम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? धारिता का पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, फैराडे, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? भौतिक, दोस्तों मैंने वही प्रश्न जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए, एक एक टॉपिक को कवर करूंगा। इसमें टॉप 100 प्रश्न है, आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन, वाट प्रति केल्विन या न्यूटन प्रति केल्विन या पास्कल प्रति केल्विन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऊष्मा पूछा गया इसलिए इसका करेक्ट आंसर जूल प्रति केल्विन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। प्रतिबाधा की इकाई, प्रतिबाधा की इकाई क्या हो सकती है? हेनरी, ओम, टेस्ला, हर्ट्ज। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर प्रतिबाधा की होगी ओम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। फैराडे की इकाई क्या है? फैराडे की इकाई क्या है? दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। फैराडे की इकाई क्या है? प्रतिक्रिया, कैपेसिटेंस, विद्युत प्रभार या विद्युत चालकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैपेसिटेंस, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? बेकरल, रेडियन या केल्विन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, बेकरल। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? पास्कल, डाइन की, जूल की, ओम। आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो विद्युत प्रतिरोध का जो इकाई है दोस्तों वह होता है ओम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। पास्कल जो होता है वह दाब का होता है या नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? संवेग की इकाई क्या है? जूल सेकंड या न्यूटन सेकंड या अर्ग सेकंड या पास्कल सेकंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है दोस्त। इसका उत्तर आपको देना है भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई क्या है? तो इसकी रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई जो है दोस्तों वह क्या है? बेकरल है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? ओम, लक्स, फैराडे या सीमेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सीमेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्त जितने भी प्रश्न फिजिक्स के आए हैं सभी कहीं ना कहीं पेपर में, सब एसएससी लेवल पर ऑनलाइन पेपर में पूछा गया है और इस बार भी आपका ऑनलाइन पेपर होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? ज्योति की इकाई क्या है आपको बताना है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इल्यूमिनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेस्ला या सीमेंस या लक्स या वेबर। तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल इजी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सामने सी दिख रहा है, लक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है? किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम मीटर या किलोग्राम बाई घन मीटर, या इनमें से कोई नहीं होता है। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो होता है वह होता है किलोग्राम बाई मीटर क्यूब, ये आपेक्षिक घनत्व का होता है, जो कि करेक्ट आंसर ये होता है, जो कि इसमें किसी में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। 1 नैनोमीटर का तुल्य होता है, आपको बताना 1 नैनोमीटर के तुल्य कौन सा होता है? -6/10 की घात, और कि ये ऑप्शन की ये चारों में आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, -9/10 की घात -9, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नैनोमीटर, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको बताना, कैंडेला, मोल, केल्विन, मीटर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या आंसर होगा। मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मोहस पैमाने का प्रयोग किस लिए किया जाता है? द्रव्य की विस्कसता मापने के लिए, कि पदार्थ की दोस्तों पदार्थ की चमक मापने के लिए, कि सामग्री का लचीलापन मापने के लिए, कि खनिजों को कठोरता मापने के लिए। तो जो मोहस का पैमाने का प्रयोग किया जाता है वह खनिजों की कठोरता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई क्या है? जूल प्रति वर्ग मीटर, या वाट प्रति वर्ग मीटर, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, या टेस्ला।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरी का एक इकाई नहीं है? कौन सा दूरी का एक इकाई नहीं है? तो देखते ही आपको पता चल गया, खगोलीय, पारसेक, प्रकाश वर्ष, ये तीनों के तीनों हैं, लेकिन लॉन्ग सेक नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश नहीं है, अदिश राशि नहीं है? आवेग, भार, यंग का मापक, त्वरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? दबाव, जड़त्व, आघूर्ण, तनाव या यंग का मापांक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जड़त्व, आघूर्ण। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। वे भौतिक राशियां जिसमें केवल होती हैं और नहीं होती हैं उसे अदिश राशियां कहते हैं। जिसमें केवल परिमाण होती है लेकिन दिशा नहीं होती है, कि दिशा होती है या परिमाण नहीं होती, या गति होता है या वेग या गति, आपको इन चारों में बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। परिमाण तो दिया जाता है लेकिन दिशा नहीं ज्ञात की होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आपको बताना है, बल, कार्य, विस्थापन, वेग, इसमें कौन सी नहीं है? तो बल जो है और विस्थापन और जो वेग है ये तीनों के तीनों सदिश राशि में आते हैं, लेकिन कार्य जो है यह एक अदिश राशि है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान ऑप्शन आपके सामने है, इसका उत्तर देना है कि क्या होगा। गति के दौरान उसकी संवेग स्थिर रहता है, संवेग कि उसकी गतिज ऊर्जा स्थिर रहती है, कि उसके वेग का ऊर्ध्व घटक स्थिर रहता है, कि अगला ऑप्शन आपके सामने है, उस वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो पृथ्वी के सतह से फायर किए गए प्रक्षेप की गति के दौरान उसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उसके वेग के क्षैतिज घटक स्थिर रहते हैं, उसके वेग के क्षैतिज घटक स्थिर रहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना था, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो आपको पता है, ऊष्मा, कार्य, समय, ये तीनों के तीनों सदिश हैं, और कोणीय संवेग नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? उसका वेग क्या होगा? 9.8 मीटर सेकंड, 4.9 मीटर सेकंड, या 14.7 मीटर सेकंड, या 14.9 मीटर सेकंड। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई वह होगा ऑप्शन नंबर ये 9.8 मीटर सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है, प्रक्षेप के पथ को उसका विस्तार कहा जाता है, या ऊंचाई कहा जाता है, या प्रक्षेप पथ कहा जाता है, या उड़ान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह सी होगा, प्रक्षेप पथ कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है और उसका त्वरण ऊपर की ओर होता है कि उसका त्वरण नीचे की ओर होता है कि वेग नीचे की ओर होता है कि वेग क्षैतिज होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जब किसी भी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर आप फेंकेंगे तब उसके ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है और उसका जो त्वरण होता है वह नीचे की ओर हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है सॉरी मित्र, थोड़ा सेहत सही नहीं है। एक प्रक्षेप गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण वक्र प्रक्षेप पथ पैदा करता है या समतल प्रक्षेप पथ पैदा करता है या सीधा प्रक्षेप पथ पैदा करता है या ऊंचा प्रक्षेप पथ पैदा करता है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊंचा प्रक्षेप पथ पैदा करता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। आपको फटाफट इसका आंसर भी देना है। प्रक्षेप गति में कुल उड़ान समय होता है, आपको बताना है कि क्या होगा। पहला है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से तिगुना, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से के समतुल्य, या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय का 4 गुना, या अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय का 2 गुना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रक्षेप गति में जो कुल उड़ान का समय होता है वह लगने वाले समय का 2 गुना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। दोस्त उत्तर भी दिख गया है इसके लिए, अब तो आप समझ गए होंगे। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तित नहीं होती है? तो क्या परिवर्तित नहीं होती है दोस्तों? गति और स्थितिज ऊर्जा और अंतर तीनों परिवर्तित होती है, लेकिन त्वरण नहीं होता, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना। एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले को बताना है क्या एक उदाहरण होगा। इस गोले के गात का क्या उदाहरण होगा? तो आपको बताना है गति का। एक तोप के गोला दाग दिया गया, उसका जो गति होता है, गति मतलब स्पीड होता है, उसका क्या उदाहरण होगा? प्रक्षेप गति, सरल रेखीय गति, या अतिशयोक्ति गति, या क्षैतिज गति। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ये, प्रक्षेपगत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक प्रक्षेपगत से प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु को थीटा और अंश ऋण थीटा पर प्रक्षेपित किया जाए, या 180 अंश के ऋण पर थीटा पर, या 120 के कि 90 अंश थीटा पर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 90 अंश थीटा पर प्रक्षेप गति को सीमा के समान होती है, तब उसका जो कोण बनता है वह 90 अंश का ही होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किसी की उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? किसी क्रिया में उसके तुल्य और एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है तो यह न्यूटन का कौन सा नियम होता है? आपको बताना है। तो यह है न्यूटन का तृतीय नियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा? आपको उत्तर बताना है। 4.9 मीटर सेकेंड, या 0 मीटर सेकेंड, या 14.7 मीटर सेकेंड, या 20 मीटर सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 0 मीटर सेकेंड, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। न्यूटन का पहला नियम के रूप में भी जाना जाता है घूर्ण की, घर्षण की, जड़त्व की, गति। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो पहला है कि उत्सर्जित गैसों के पीछे की ओर धक्का लगने से, दूसरा है कि ऊर्जा का संरक्षण, तीसरा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम या न्यूटन की गति का पहला नियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, त्वरण होता है 47 का उत्तर आपको देना। त्वरण होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती, या बल का व्युत्क्रमानुपाती, या मात्रा का समानुपाती, या बल का समानुपाती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह क्या होगा मेरे भाई, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी एंड डी दोनों हो जाएगा, बल का व्युत्क्रमानुपाती भी और बल का समानुपाती भी, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, दोस्तों क्या कहें कि दोनों सही है, बी और डी दोनों। सॉरी मित्र। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है कि क्या होगा। एक वस्तु जब तक स्थित है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो वह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नियम, दोस्तों प्रथम नियम है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। आवेग किसके तुल्य होता है? आवेग किसके तुल्य होता है? बल में परिवर्तन, या संवेग में परिवर्तन, या त्वरण में परिवर्तन, या त्वरण में परिवर्तन। दोस्तों तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन जो होता है वह आवेग के तुल्य होता है, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और दोस्तों ये है आज का लास्ट प्रश्न। मैं 100 प्रश्न करवाने वाला था, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम पड़ जाने के कारण मुझे अभी जस्ट जाना होगा, इसलिए मैं 50 प्रश्न आपको शाम तक या कल वीडियो आपको ये दे दूंगा, और इसमें आपको हर प्रश्न को प्रैक्टिस करना है। इसका PDF भी आपको दे दूंगा। दोस्त आपको पता है कि इसमें ये पेपर कहीं ना कहीं हर बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट को लाया। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? तो वह दर्शाती है त्वरण को, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोस्तों बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। 50 प्रश्न आपको शाम तक या सुबह वीडियो इसका भी मिल जाएगा, और मैंने वही प्रश्न कलेक्ट किए थे जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए थे। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।